गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि आप लोग कैसे हो। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे हो, हाउस फीलिंग। तो सभी को आज गुड मॉर्निंग। देखो, आज है बसंत पंचमी, तो आप लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है। और मेरी मेरी कामना है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर बना रहे। ठीक है। और आप लोगों को सद्बुद्धि दें, विवेक दें। ठीक है। और खूब उन्नति करवाए पढ़ाई में, हमेशा यूपीएससी का एग्ज़ाम निकले आप लोगों का। ठीक है। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए, आज हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव 2026 में 26 को लेकर आज डे 4 पर आ गए हैं। तो जितने लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और 120 थीम्स की इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़िए, जिसमें 120 थीम्स पे हमको पूरी उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन यूपीएससी इन्हीं थीम्स से फंसा कर पूछेगा। तो प्लीज़ जुड़िए, हमारा भी फ़ायदा करवाइए, अपना ही फ़ायदा करवाइए। ठीक है। और हमारी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। तो इसी अच्छी सी उम्मीद के साथ, अच्छी सी कामना के साथ आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, कीप इट अप, शुरू करते हैं। देखो, आज हमने डे 4 की थीम में क्या लिया है, उद्देशिका। ठीक, उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल। देखो, इस उद्देशिका से पिछले 10 सालों में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो इतना समझ लो कि कोई साल 2, कोई साल 3। ठीक है। फंसा फंसा के हर एक क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसकी रेलेवेंसी ज़्यादा है। तो एक बात याद रखो कि जो भी टॉपिक आ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाई जा रहे हैं, वो आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन पर गौर फरमाइए। ठीक है। अगर आप लोग उस पर गौर करेंगे, उन पर ध्यान देंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, और हम जैसा बोल रहे हैं कि A4 साइज़ पर उनको मेरे साथ जो जो पॉइंट हम हाईलाइटेड करते जा रहे हैं उनको लिख लो, दोबारा रिवाइज कर लो, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जब आप लोग कभी भी मॉक देंगे। ठीक है। या फिर कभी भी PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फिर आप लोग को वो पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। हर जगह हर चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक। तो अब हम लोग इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। देखो, भारत का संविधान और उद्देशिका क्या बोलता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मीति मार्ग से शीर्ष शुक्ल सप्तमी सवा 2006 विक्रमी को एता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित करते हैं। ठीक। और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हो गई हमारी संविधान की उद्देशिका का विवरण। ठीक है। अब इसी उद्देशिका के विवरण से जो 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 हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को लेकर हर साल क्वेश्चन बनते हैं। और हर साल अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो सॉल्व करना बहुत इजी होता है। अब हम लोग आगे इसी मैटर पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कैसे इसकी पृष्ठभूमि बनी थी। देखो, उद्देशिका क्या है। उद्देशिका भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो यह बताती है कि संविधान किसने बनाया है, जो कि भारत के लोग हैं। ठीक। क्यों बनाया है? कि न्याय, स्वतंत्रता और समता, समानता और बंधुत्व स्थापित करने के लिए। किस प्रकार का राज्य बनाना चाहते हैं? तो संप्रभु बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो ये 4 इस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। उद्देशिका संविधान की आत्मा है, यानी कि कुंजी, यानी कि की, और दर्शन यानी कि फिलॉसफी माना जाता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों का उद्देशिका का क्या है का मतलब समझा दिए होंगे, आई होप। किसके लिए बनाए गए? तो भारत के लोगों के लिए बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये चारों चीज़ न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की स्थापना के लिए बनाया गया। किस प्रकार की राज्य की ये कल्पना करते हैं? कौन? जिसने संविधान की उद्देशिका बनाई है, यानी कि जो उस टाइम संविधान बना रहे थे, जो लोग, जो व्यक्ति थे, वो किस तरह की राज्य की कल्पना करते हैं? वो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना करते हैं। उद्देशिका संविधान की आत्मा ये पढ़ा ही चुके हैं। ठीक। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ये समझने के लिए विषय था। ठीक। अब उद्देशिका का ऐतिहासिक विकास क्या है, देख लो। पहले देखो, उद्देशिका हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया गया था। फिर संविधान में इस उद्देशिका का अंगीकरण कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान में उद्देशिका को, यानी कि प्रियम्बल को अंगीकृत कर लिया गया। उसके बाद लागू होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। अब उद्देशिका का मूल पाठ क्या है?
देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके 4 प्रमुख आदर्श और 5 राज्य लक्षण की बात करेंगे आगे। अब 4 प्रमुख आदर्श की पहले बात करें तो देखो, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन, जिसमें भारत आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र है। संप्रभुता का तो यही मतलब होता है ना। संप्रभुता, अगर संप्रभुता शब्द जोड़ी गई है तो संप्रभुता का तो सीधे यही अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय के लेने के लिए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम स्वतंत्र है, उसको कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो एकदम सही है, ठीक। और संप्रभुता की व्याख्या भी करती है। अब दूसरा समाजवादी को आर्थिक समानता और शोषण रहित समाज की बात की गई है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। उसके बाद अब पंथनिरपेक्ष यानी कि राज्य किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, ठीक। और राज्य का कोई भी पक्ष नहीं है, यानी कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं, राज्य के लिए सभी भी धर्म समान है, ठीक। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको भी जोड़ा गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद लोकतांत्रिक की क्या बात होती है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि राज्य द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन, यानी कि जनता एक शासक को चुनती है, वही शासन करता है, तो जनता द्वारा शासन, ठीक। तो ये जनता द्वारा शासन लोकतांत्रिक का मतलब होता है। उसमें वयस्क मताधिकार होता है, यानी कि 18 के ऊपर जो नागरिक होते हैं, जैसे कि सबको पता ही है, तो वो मताधिकार करते हैं, जिससे एक गवर्नमेंट चुनकर आती है और वही शासन करती है, तो इसको बोलते हैं लोकतंत्र, यानी कि लोगों का शासन है लोकतंत्र में। फिर गणराज्य का मतलब होता है निर्वाचित राष्ट्रपति और कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो हमारे यहाँ चुन कर आता है। भारत देश में कोई भी वंशानुगत नहीं होता है, यानी कि राजा वजा जो पहले होते थे जैसे ब्रिटेन वगैरह में होते हैं, तो ये भारत में नहीं होता है। उसके बाद उद्देशिका के 4 आदर्श क्या हैं? देखो, न्याय, ये चारों आदर्श हमेशा याद रखना। न्याय में कौन कौन से न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में सबको समाज में जितने भी न्याय हैं समाज की तरफ से, वो सबको बराबर दिए जाएंगे। आर्थिक न्याय में अवसर वगैरह या सरकारी नौकरी या कोई भी सरकार की तरफ से इनिशिएटिव होता है, वो सबको समान तरफ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये आर्थिक न्याय की बात की जाती है। और उसके बाद राजनीतिक न्याय क्या होती है कि राजनीति में जितने तरह के, यानी कि राजनीति में हम लोग को चुनाव लड़ना है या राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता है, तो वो राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा, ठीक। आर्थिक न्याय में जो सरकार चाहती है वो करती है, जैसे वो चाहती है, जैसे संविधान में लिखा है वैसे किया जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की ये 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है, ठीक। उसके बाद समानता के लिए, समानता में प्रतिष्ठा में समानता, अवसर में समानता, ठीक। तो ये समानता की बात की। प्रतिष्ठा यानी कि किसी की भी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ये सब क्या है? प्रतिष्ठा के पैमाने ही तो हैं, ठीक है। तो इन सब के आधार पर समानता रखनी होगी और अवसर में समानता रखनी होगी। फिर बंधुत्व जो हमारे भाईचारे की भावनाओं से जुड़ा है, जो कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बहाल रखता है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 से देखते हैं हम लोग क्या जोड़ा गया था। अब इसको याद रखो, ठीक है। पिछले 10 सालों में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन PYQ के फॉर्म में इन्हीं से पूछा गया है, जिसमें इन तीनों को दिया गया है प्लस एक और दिया गया है, और पूछा गया इन सब में से कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये बातें याद रखने योग्य हैं, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये नोट कर लो स्टार लगा के, ठीक है। उसके बाद क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? ये क्वेश्चन हमेशा उठता आया है, ठीक। तो इसमें कुछ प्रमुख लॉज हुए हैं, यानी कि कुछ प्रमुख वाद हुए हैं, ठीक। कुछ प्रमुख मुकदमे हुए हैं, जिसके तहत इस डाउट को, यानी कि इस बात को क्लियर किया गया, किसमें? संविधान में ही। तो देखो, एक बेरूबारी मामला हुआ था, बेरूबारी बनाम संघ मामला हुआ था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, ये बोला गया बेरूबारी वाद में 1960 में। उसके बाद केशवानंद भारती मामला है 1973, ठीक। उसमें क्या बोला गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। और ये हमेशा मुकदमा याद रखना। उसके बाद मूल संरचना का हिस्सा भी है। फिर 1980 में आया मिनर्वा मिल्स केस, ठीक। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है, और वर्तमान स्थिति क्या है उद्देशिका की, कि उद्देशिका संविधान का भाग भी है और मूल संरचना का तत्व भी है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद उद्देशिका मूल संरचना का सिद्धांत है या नहीं है, ये आगे बात पॉइंट उठा। देखो, मूल संरचना में उद्देशिका में क्या क्या शामिल है? संप्रभुता, अभी बता ही चुके हैं कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्णय बाह्य या आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
धर्मनिरपेक्षता आप लोग को पता ही है, लोकतंत्र सबको पता है, गणराज्य सभी को पता है, न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, इन तीनों को, न्याय को जोड़ लो, समानता में अवसर की समानता, ठीक है। उसके बाद समानता में अवसर की समानता को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक। प्रतिष्ठा गरिमा इन सब में समानता, स्वतंत्रता के लिए सभी तरह की स्वतंत्रताओं, यानी कि जो 1922 तक आर्टिकल हैं, 1922 तक आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स में, वो हमने आप लोगों को क्या पढ़ा है कि वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो यानी कि वही स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, इन्हीं तरह स्वतंत्रताओं की बात उद्देशिका में जोड़ी गई कि ये सभी व्यक्तियों को समान तरह से मिलेंगे। अब उद्देशिका में संवैधानिक महत्व क्या है, देखो संविधान की व्याख्या में सहायक है, ये इंपॉर्टेंट है, नीति निर्माण का मार्गदर्शक है, ये भी, न्यायपालिका के लिए दिशा सूचक है, ये भी सही है, और संविधान के उद्देश्यों का सार है, ये तो पता ही है, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक दर्शन का प्रतिबिंब भी है क्या, प्रियम्बल, ठीक। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या, देखो प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यानी कि याद करने योग्य शब्द क्या क्या है, जो हमने आप लोगों के लिए छोटे से पैरा में कन्वर्ट कर दिया है, तो इतने पॉइंट आप लोग याद रखें कि उद्देश्य प्रस्ताव 1946 13 दिसंबर 1946 में बना था। अंगीकरण कब किया गया प्रस्तावना का, 26 नवंबर 1949 को किया गया। लागू 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। केस कौन सा, केशवानंद भारती केस 1973। ये केस हम आप लोगों को कितनी बार पढ़ा चुके हैं, अब तो पूरा रट गया होगा आई होप, ठीक है। अब चलो इस सुंदर सी पीपीटी के माध्यम से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो भारतीय संविधान के उद्देश्य का यानी कि संविधान की आत्मा है और उसकी पहचान की है, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक उद्भव क्या है, जो भी आपको बता ही चुके कि उद्देश्य प्रस्ताव से उद्देशिका तक यानी कि 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव बना, ठीक। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया। फिर परिवर्तन क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके उद्देशिका का रूप दे दिया गया, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को परिवर्तित करके उद्देशिका का रूप दे दिया गया। संविधान के निर्माण के पूर्व का स्वप्न था। उसके बाद अधिकार का स्रोत क्या है, यानी कि हम भारत के लोग, इसमें संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत की जनता है, यानी कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं, पहले ही बता चुके हैं। फिर राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ये बात हमेशा सबको पता ही रहेगी, याद करने योग्य है ही नहीं, तो सबको पता ही है ना। तो भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। देखो भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व स्वप्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये भारत की राज्य की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, यानी कि भारत के राज्य में ये सारे एलिमेंट्स यानी कि ये सारे तत्व समाये हुए हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, ठीक। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में एक स्वतंत्र राज्य की संकल्पना निहित है, अपने मामले आंतरिक और बाह्य देखरेख के लिए स्वतंत्र हैं। सब पढ़ा चुके हैं, सिर्फ दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, अब पेन कॉपी रख के अब सिर्फ ध्यान से सुनना है। लोकतंत्रात्मक में क्या कहा गया कि प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र के द्वारा होता है और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में समावेशन सभी का निहित है, ठीक है। फिर गणराज्य का अर्थ क्या है, देखो ये तो एक बार सुन लो अच्छे से। देखो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, भारत का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है, पॉइंट बता ही चुके हैं पहले। फिर दूसरा सार्वजनिक पद में क्या है कि प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं, यानी कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है इसमें गणराज्य में, यानी कि कोई भी चाहे तो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकता है, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो अर्हताएं हैं यानी कि जो योग्यताएं हैं वो अगर उस व्यक्ति में है तो वो बिल्कुल लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, वो भी बन सकता है, हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, लेकिन तब जब आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर ये सब योग्यताएं नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सभी के लिए। फिर राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि लोगों में निहित है, ये बात सब लोग समझते ही हैं। फिर 42वें संविधान संशोधन सबको बता ही चुके हैं। फिर न्याय, सामाजिक और आर्थिक राजनीति में देख लेते हैं। देखो इसका स्रोत क्या है, ये रूसी क्रांति से लिया गया। इन तीनों शब्दों को याद रखो, जो कि प्रस्तावना में न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो वो तीनों शब्द कहाँ से लिए गए, रूसी क्रांति से लिए गए। ये नया पॉइंट है, ये हमने आगे आप लोग को नहीं बताया था, ये अब याद कर लो, ठीक है। और फिर 3 तरह के न्याय ये हम बता ही चुके हैं, ठीक है। फिर कार्यान्वयन इसे मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि इन तीनों न्याय को किसके तहत सुनिश्चित किया जाता है, इन तीनों न्यायों को किसके तहत चलाया जाता है, डीपीएसपी इन सबको फॉलो करती है राज्य में। डीपीएसपी के तहत इन तीनों तरह के न्याय को हर एक व्यक्ति पर लागू किया जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, लोगों के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध ना होना और उनके विकास के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये स्वतंत्रता की बात होती है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना ऊपर बता ही चुके हैं कि 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वही सब स्वतंत्रता इन सब पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो वो हम लोगों को हमेशा अब इन पॉइंट्स में याद रखो। उसके बाद स्वतंत्र समता और बंधुत्व में क्या है, देखो समता और बंधुत्व की कल्पना पहली बात याद रखो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। न्याय 3 तरह के, रूसी क्रांति से, समता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से। अब ये याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद समता यानी कि इक्वेलिटी और बंधुता यानी कि फर्टेनिटी। देखो समता में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। क्या उद्देश्य का संविधान का एक भाग है, ये ऊपर तीनों केस बता ही चुके हैं ना। बेरूबारी संघवाद 1960 में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं संविधान का भाग नहीं। केशवानंद भारती केस 1973 में कि मूल ढांचे का भाग है। फिर ये नया केस है, देख लो इसमें नया पॉइंट जुड़ा है। LIC ऑफ इंडिया 1995 संविधान का अभिन्न अंग इसने भी माना है। तो हम लोगों के अब 4 केस याद हो गए। देखो एक बेरूबारी केस, दूसरा केशवानंद भारती केस, तीसरा LIC केस, चौथा कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऊपर कौन सा हम लोग पढ़ा के आए। ठीक, अब चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। उद्देशिका की कानूनी प्रवृत्ति क्या है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, यानी कि किसी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात याद रखो। DPSP की तरह यानी कि उद्देशिका भी है। व्याख्या में सहायक है। हाँ भाई, जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहाँ उद्देशिका विधिक निर्वचन में सहायक की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामले को सॉर्ट आउट किया जिसमें उद्देशिका का सहारा लिया ही है। ठीक है। फिर विधायिका की शक्ति या ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये बात तो इक्वालिटी की आ जाती है। उसके बाद विद्वानों के विचार क्या हैं, अब देख लो। ये थोड़ा बस ऐसे ही देख लो कि मुंशी राजनीतिक जन्म पत्री हैं। ठीक है। BR अम्बेडकर संविधान के पवित्र दस्तावेज इन्होंने लिखा है। फिर गोलकनाथवाद ये याद रखो 1967 में, जिसमें संविधान की मूल आत्मा इसको बोला गया। फिर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये चारों पॉइंट्स हम लोग याद कर सकते हैं। स्टार लगा के पॉइंट्स के माध्यम से लिख लो, एक बार रिवीजन कर लोगे हमेशा याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद मानव शरीर की आत्मा इसको बोला गया उद्देशिका को। ठीक है। तो ये हम लोग हमेशा से जानते हैं। आत्मार्पित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को इसको आत्मार्पित किया ही गया है, जिसमें मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। ठीक है। एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान की उद्देशिका में लिखा ही है। ठीक है। उसके बाद अब भारत के संविधान की उद्देशिका ये जो हम ऊपर पढ़ा चुके हैं वही लिखा है। अब आती है एक अच्छे नए एलिमेंट्स की। हम लोग उद्देशिका पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब उस उद्देशिका के क्वेश्चन PYQ तो कल आएंगे, लेकिन इससे पहले कल डे 3 था। हमने आप लोगों को DPSP पढ़ाया था, तो उसके PYQ आज आए हैं। इसके माध्यम से हमने बोला था ना कि आप लोगों को आज रिवीजन होगा, तो अब चलो अब आज उसका रिवीजन करते हैं। तो सब लोग तैयार हो ना। कमेंट बॉक्स में सब लोग यस लिखो जल्दी से मेरी तरफ से। तो हम लोग PYQ को शुरू करते हैं। अब चलो देखते हैं। अब पहला PYQ, आज किसी का आंसर नहीं आया, आज छुपाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आज आप लोग फ्री होकर आंसर दे सकते हो। ठीक है। देखो पहला PYQ क्या है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ये IS यानी कि UPSC 2013 में पूछा गया। क्या मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, DPSP और मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। इसका कमेंट में आंसर लिखो। जिसने अच्छे से रिवीजन किया वो इसका आंसर चुटकियों में दे देगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, हम हिंट भी दिए दे रहे हैं। कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, कल हमने पढ़ाया है। आप लोग आंसर में बताइए हमको इसका आंसर। ठीक है। और अगर नहीं बताओगे तो कल मैं बताऊंगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग हमको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब इसका ये क्वेश्चन देखो। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। पहला क्या है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति। दूसरा क्या है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा क्या है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग OBC के सदस्य को। और या फिर चौथा क्या है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो और समझो। देखो भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी कि जो विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटीज़ होती हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ होती हैं, वो निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती हैं।
जो कि 1 लाख रुपए, जिनकी जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, या 2 लाख रुपए से कम है, या 3 लाख रुपए से कम है, और वो अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के सदस्य हैं, या फिर जो 2 लाख वाले हैं वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, या फिर सभी वरिष्ठ नागरिक। तो इसके कोर्ट में आंसर क्या है आप लोगों को? ऑप्शन ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी 2 और 3, या डी 1 और 4। 2020 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। मैं 2 मिनट रुकी हूँ, जल्दी से आप लोग सोच के बताते हैं। 3, 2, 1। चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर। देखो इसका आंसर है ए, यानी कि 1 और 2। देखो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39A के अनुसरण में भारत के विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए महिला और बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब के लोग हैं। तो हम लोगों के, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो 1 लाख रुपए तक, कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपए तक या 3 लाख रुपए तक निर्धारित इन सब के लिए किया गया है। तो हम लोग ऊपर के 2 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। कौन सा? कि 1 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्ति और 2 लाख से कम आय वाले व्यक्ति जो कि ट्रांसजेंडर भी हैं। तो ये 2 पॉइंट सही हो जाते हैं। इसका आंसर ए है 1 और 2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखो ये 2017 में यूपीएससी में पूछा गया है। इसमें क्या है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? अब आप लोग हमको इसका आंसर बताओ। देखो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। या उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, या फिर काम और शिक्षा की सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या फिर श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं। सभी लोग इसका आंसर बताइए। मैं 2 मिनट रुकी हूँ। चलो टाइम अप। अब सब लोग बताओ क्या आंसर दिया। देखो इसका आंसर है बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ये आंसर इसका है। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखो भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है, यानी कि किससे संबंधित है? ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। समझ लो ये इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर सब लोग को देना अनिवार्य है। संविधान की उद्देशिका द्वारा, डीपीएसपी द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, या परंपरागत व्यवहार द्वारा। ये तो आंसर देख के आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी द्वारा। और इसका आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल में है, अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। ठीक, तो ये मैं इंतज़ार करूँगी, आप लोगों का वेट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को, ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, फिर कल हम लोग D5 के नए थीम के साथ जुड़ेंगे। और आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ हो या कोई भी परेशानी आ रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको वो क्वेरी लिख सकते हैं। मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।